नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान आज आपको 8वीं कक्षा की दूसरी किताब भारत की खोज में से पहला लेसन पढ़ाऊंगा। पहला पाठ है अहमदनगर का किला। भारत की खोज यह किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। उन्होंने यह किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से। उसका अनुवाद किया गया है भारत की खोज। तो पहला लेसन अहमदनगर का किला। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी नेता उस वक्त आंदोलन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। उसी प्रकार यह अहमदनगर का जो किला है, उस वक्त अंग्रेजों ने वहाँ पर जेल बनाई थी और उस जेल में पंडित नेहरू को भेजा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो उस वक्त उन्होंने ये किताब लिखी है। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। इससे पहले मैं 8 बार जेल में जा चुका था। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था और मुझे यहाँ आकर 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ अंधकार ही था, आकाश में अंधकार था और झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अमावस्या के बाद जब चांद निकलता है, अमावस्या के दूसरे दिन बाद जब चांद निकलता है, उसको दूज का चांद कहते हैं, जैसे ईद का चांद होता है वैसे। उन्होंने चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो जैसे जैसे चांद बड़ा होता जाता है और दूज का चांद निकलता है तो मुझे एहसास हो जाता है कि 1 महीना यहाँ बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, पक्का दोस्त, स्थायी सहचर दोस्त रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है और चांद ही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि 1 महीना जेल में हो गया। अंधेरे के बाद उजाला आता है और चांद मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, उजाला होता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर किले में भी मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार मैं दूसरी जेल में रहा तो वहां पर मैंने बाग बगीचे लगाने का काम किया, उसी प्रकार इस अहमदनगर के किले में भी मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्वारियां बनाने में बिताने लगा। तो मैं फूलों के लिए क्वारियां बनाता रहा। मिट्टी बहुत खराब थी, वहां की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी और पुराने अवशेषों से, पुरानी चीजों से भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, यह जो है इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में, पुराने जमाने में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर भी संधियों को देखा होगा। तो ये पुराना किला है, तो यहाँ पर दुश्मनों या गलत इरादों वाली संधियों ने देखा होगा, बहुत सारे युद्ध हुए होंगे। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। तो ये कहते हैं कि यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं, महत्व नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। पर इस किले से जुड़ी हुई एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। तो इस एक घटना है, चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी, उसके साहस के बारे में, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो उसने क्या किया था, अकबर की शाही सेना उन पर आक्रमण करने आई थी, तो उस समय अपने किले की रक्षा के लिए उसने तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन उसकी हत्या उसके ही एक आदमी ने, उसके हाथों उसकी हत्या हुई थी। चांद बीबी की हत्या उसके ही आदमी ने की थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जब हम खुदाई कर रहे थे तो जमीन की ऊपरी सतह से कुछ थोड़ा सा नीचे
जब हम खुदाई कर रहे थे तो प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, कुछ गुंबद मिले और कुछ इमारतों के हिस्से भी मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, हम बहुत दूर तक खुदाई करते हुए नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली थी और न ही हमारे पास काम को जारी रखने के साधन थे। हमारे पास काम करने के ज़्यादा साधन भी नहीं थे और मंजूरी भी नहीं थी, परमिशन, अनुमति नहीं थी। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। तो मैंने वो कुदाल फावड़ा छोड़ दिया और हाथ में कलम पेन उठा लिया। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तो ये कहते जब तक मैं आजाद नहीं हो जाऊंगा, स्वतंत्र नहीं हो जाऊंगा, तो अपने कर्म के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं अपने बारे में, उसके बारे में ज्यादा नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर ईश्वर का दूत, कि ईश्वर के दूत के समान मैं भविष्य के बारे में लिख नहीं सकता। बचा रहता है अतीत, पुराना अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। विद्वानों की तरह अतीत के बारे में, इतिहासकार के बारे में इतिहासकार की तरह मैं नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं आज वर्तमान में जो विचार है मेरे और मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उसका संबंध पुराने से संबंध जोड़ के मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, तो एक विद्वान है, इतिहासकार है, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, आराम दिलाता है। इस तरह का जो लेखन है, इतिहास का जो भारी बोझ होता है, उससे राहत दिलाता है। दूसरा, अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। तो दबाव जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो दोनों तरह से जो है मंत्रमुग्ध कर देता है, अभिभूत कर देता है। कभी कभी यह दबाव दम घुटू होता है, कभी कभी सांस रोकने वाला होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती है, जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी है। जब मसलन उदाहरण के रूप में भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत पुरानी है। आखिर मेरी विरासत क्या है? तो वो सोचते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी वारिस हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? तो वो कहते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किसका उत्तराधिकारी हूँ? हमारी मानवता की जो दसियों हजारों साल से जो चलता आ रहा है, उसका वारिसदार हूँ। उसकी विजयों का उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, कि उन्होंने जो विजय पाई थी उसका खुशी का, या उन्होंने जो पराजय पाई थी उनके दुख का। मानव के उन हैरत अंगेज साहसी कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो आज भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। तो वह कहते हैं कि मानव ने जो हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाले जो कार्य किए थे पहले और आज भी हो रहे हैं, वो हमें आकर्षित करते हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ और मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, और साथ में उसका भी कि जिसमें पूरे मानव जाति ने कुछ ना कुछ किया है, उसका भी। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, वो कहते हैं हम भारतवासियों में विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। तो कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं हो सकता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस, अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। तो वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से एकदम अलग नहीं है, उनके रक्त, मांस और हड्डियों में समाई हुई है वो जो सभ्यता है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना हुआ है। जो पुराना रूप था वही धीरे धीरे विकास करता गया और वह आज वर्तमान में रूप बना हुआ है, और हमारा भावी रूप भी बनेगा और आने वाला भविष्य भी उसी रूप में बनेगा। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए थे। तो लंबे अरसे से, काफी समय से मेरे मन में वो चल रहा था कि इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर उसको लागू करना, और लंबे अरसे से मेरे मन में वो घर कर रहा था। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, और मैं वर्तमान के बारे में और पुराने जमाने से उसको जोड़ते हुए लिखना चाहता हूँ।
विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। तो विषय की कठिनता और जटिलता मुझे भयभीत करती है, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसको स्पर्श ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऊपरी तौर पर मैं उसको स्पर्श कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, उसको ज़्यादा अंदर जाके या विद्वत्तापूर्ण नहीं लिख सकता। धन्यवाद।